एवरीवन। तो हम लोग लगा रहे हैं वीसन का टेस्ट। 4 हमारे हो चुके हैं और 5 का भी हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आगे के देखेंगे। क्वेश्चन 21, एक सजेशन कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस पढ़े उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और उनका मन में अगर एनालाइज करने वाले हो तो थोड़ा एनालिसिस करके देखें, क्योंकि अगर आपने कभी पढ़ा होगा उसके बारे में तो आपको भले ही 2-3 मिनट में क्लिक, मतलब 2-3 मिनट ज़्यादा बोले, थोड़ी देर में आपको क्लिक करता है, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ना ही एक वो होता है कि आपकी कि मतलब आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। और फोकस बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए आप कितना ज़्यादा ध्यान से चीज़ को समझ सकते हैं, वो ही आपकी सक्सेस दिलाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थ स्थल में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है? ए एहोल, बी श्रवणबेलगोला, सी चंदेरी, डी माउंट आबू। तो 21 का हमारा बी सही है। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह बड़े बड़े मंदिर बनवाए। जैसे हिंदुओं ने बड़े मंदिर बनवाए थे, वैसे जैन लोगों ने भी बनवाए। अनेक जैन मंदिर एवं तीर्थ स्थल पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर छोड़ के समस्त भारत में जैन मंदिर पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिसमें गोमतेश्वर में ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कर्नाटक में, ठीक है, जैन मंदिरों की मतलब काफ़ी धरोहर है, जिसमें क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। श्रवणबेलगोला स्थित भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति जो 18 मीटर 57 फीट ऊंची है, एकाश पत्थर से निर्मित और बिना किसी सहारे के खड़ी विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। तो देखिए कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में है भगवान बाहुबली की एक विशाल मूर्ति, ठीक है, जो 18 मीटर ऊंची है, सॉरी 18 मीटर ऊंची है और एक मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई है पूरी, ठीक है, और बिना किसी सहारे के खड़ी है और विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। इसे बनवाया किसने था? गंग राजाओं के जो सेनापति थे चामुंड राय ने, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के दूसरे पुत्र थे। तो ये कौन थे? बाहुबली या फिर उन्हें गोमतेश्वर बोलते हैं, वो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, उनके दूसरे पुत्र थे। राजस्थान में माउंट आबू पर जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए हैं। तो जो राजस्थान में जो माउंट आबू पर जैन मंदिर है वो विमल शाह ने बनवाया है। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा उत्कृष्ट मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बेलब्यूटो जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी प्रत्येक भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। काठियावाड़ गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए कई दर्शनीय मंदिर हैं। तो 21 का आंसर है हमारा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन 22। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित को उसके आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक नाडु, दूसरा स्थल, सी ग्राम, चौथा मंडल। तो इनको एक मतलब एक आकार के अनुसार उन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो कौन सा सही है बताना है। ए 3214, बी 3241, सी 2314, डी 2341। तो 22 का हमारा ए सही है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी, जिसमें राज्य के कुलीन लोग शामिल होते थे। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें राजा को मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती थी। साम्राज्य को राज्यों या मंडलों में विभाजित किया जाता था, जिसे नीचे नाडु मतलब जिला, स्थल मतलब उपजिला, ग्राम मतलब गांव होते थे, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई चीज़ देखिए तो आप थोड़ा सा खुद ही सोच सकते हैं कि गांव तो छोटा होता है ना, तो मतलब थोड़ा सा आप सोच के भी कर सकते हैं। तो इसको देखिए साम्राज्य को कैसे बैठा, पहले राज्य या मंडल, मंडल भी प्रांत का ही मतलब प्रांत होता है उसका मतलब, तो राज्य या मंडल याद रखिए। फिर नीचे नाडु, नाडु मतलब जिला, स्थल मतलब उपजिला, ग्राम मतलब गांव, ठीक है। विजयनगर शासन के तहत ग्राम स्वशासन भी चोल परंपरा अत्यधिक कमजोर हो गई, ठीक है। तो विजयनगर शासन के समय पता है जो ग्राम स्वशासन था वो कमजोर हो गया। वंशानुगत नायकशाही के विकास ने उनकी स्वतंत्रता और निर्णयों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। अब वंशानुगत हो गई उनकी नायकशाही। प्रांतों के गवर्नर पहले शाही राजकुमार ही होते थे, लेकिन बाद में जागीरदार शासक परिवारों और कुलीन वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को भी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। तो 22 का हमारा ए सही है। पहले ग्राम आएगा, फिर स्थल आएगा, फिर नाडु,
फिर मंडल। अब देखते हैं 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भक्ति संप्रदाय और भक्ति साहित्य बताना है। एक नयनार भक्ति साहित्य, नल येरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। दूसरा अलवार तेवरम, तीसरा वीरशैव वचन। उपयुक्त युग में से कौन सा से सही सुमेलित है? ए केवल 2, बी केवल 1 2, सी केवल 3, डी 1 2 3 बताना है। तो देखिए 23 का सी सही है, नयनार तेवरम, ठीक है। देखिए 6 से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत भगवान शिव के 63 जो 63 परम भक्तों का निवास स्थान था, ठीक है, जिन्हें नयनार नाम से जाना जाता था। तो 6 से 9वीं शताब्दी के बीच जो दक्षिण भारत है वहाँ जो शिव के 63 परम भक्त थे, उनको नयनार कहा जाता था, ठीक है। शिव के भक्त को नयनार नाम से याद रखिए। ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव जी के जो नयन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करके, तो उससे नयनार आपको याद हो जाएगा। तेवरम भजनों की रचना 3 सबसे प्रसिद्ध नयनार संतों अपार, सबंदर और सुंदरार द्वारा की गई थी। तो तेवरम जो है वो नयनार संत थे, उनने लिखा था। उनकी रचना थी, भजनों की रचना थी ये, ठीक है, जिसे अपार, संबंदर और सुंदरार ने लिखा था। तिरुमुराई 12 खंडों का एक संग्रह है जिसमें महाकाव्य संबंधी एक पौराणिक नायकों की शैव कथा है, ठीक है। इस संग्रह के प्रथम 7 खंडों को तेवरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिरुमुराई क्या है? 12 खंडों का एक संग्रह है जिसमें महाकाव्य संबंधी और पौराणिक नयनों की शैव कथा है। जो पौराणिक नायकों की, सॉरी पहले मैंने गलत बोला था, पौराणिक नायकों की एक शैव कथा है। इस संग्रह के प्रथम 7 खंडों को तेवरम के नाम से जाना जाता है। इन भजनों को 10वीं शताब्दी में चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान नंबियान्दर नंबी द्वारा रचित एकत्रित एवं संकलित किया गया था, ठीक है। इसे अब तक का सबसे बड़ा शैव साहित्य माना जाता है जो तेवरम से प्रारंभ होता है, तत्पश्चात तिरुमुराई आता है और पेरिये पुराणम के साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 है, इसे ध्यान रखिए। अभी देखिए अलवार नल नलिएरा दिव्य प्रबंधम। अलवार एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो ईश्वर के प्रेम में पूर्ण तन्मय हो। अलवार का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के प्रेम में पूर्ण तन्मय है। ये 12 कवि संत थे, सभी विष्णु के परम भक्त थे और विभिन्न समुदायों से संबंधित थे। तो अलवार जो थे, देखिए वार है विष्णु, वा से विष्णु, अलवार में वार है, तो इससे कनेक्ट कर लीजिए कि विष्णु के भक्त थे। इन्होंने पूरे भारत के मंदिरों की यात्राएं की और भगवान विष्णु के सम्मान में 4000 भजनों की रचना की। धर्मशास्त्री नाथ मुनि ने इन रचनाओं को 10वीं शताब्दी में नल येरा दिव्य प्रबंधम 4000 भजनों का दिव्य संग्रह के रूप में संग्रहित किया। उन्हें मंदिर में गाने के लिए संगीतबद्ध किया। तो जो नाथ मुनि थे उन्होंने इसको संग्रहित किया था, ठीक है, नलयेरा दिव्य प्रबंधम को। नलयेरा दिव्य प्रबंधम को द्रविड़ वेद के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों के संदेशों का तमिल में अनुवाद है, तो इसको द्रविड़ वेद भी कहते हैं। वीरशैव वचन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री बासवन्ना ने किया, ठीक है, कर्नाटक में था, ठीक है, ये आंदोलन। इसे इनके अनुयायी वीरशैव शिव के वीर या लिंगायत लिंग धारण करने वाला कहलाए। तो इनके जो अनुयायी थे, ठीक है, वो वीरशैव या लिंगायत कहलाए। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे और पुरुष सामान्य तौर पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते थे। यात्रा करने वाले भिक्षु उन लोगों में से हैं जो इस संप्रदाय के सदस्य हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाता है तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटता है। वीरशैव परंपरा उन वचनों, शाब्दिक कहावतों पर आधारित है जो कन्नड़ भाषा में आंदोलन के सदस्यों द्वारा रचे गए थे। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी। उन्हें सामूहिक रूप से वचनाकार कहा जाता था। तो 23 का सिर्फ सी सही सुमेलित है, 1 2 नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए। नयनार तेवरम, ठीक है, और अलवार नयरिया दिव्य प्रबंधम, ठीक है, सॉरी नलिएरा दिव्य प्रबंधम, और वीरशैव वचन तीसरा ही सही है इसमें, ठीक है। अब 24 देखते हैं। चैत्यों और विहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विहार धार्मिक सभा और पूजा के लिए स्थान होते थे। दूसरा, चैत्य विष्णु के भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। तीसरा, पश्चिम भारत की गुहा परंपरा में चैत्य के पीछे एक स्तूप की उपस्थिति एक सामान्य विशेषता होती थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 3, डी 1 3। तो 24 का हमारा यहाँ सी सही है। देखिए चैत्य धार्मिक सभा में पूजा के स्थान होते थे।
चैत्य जो थे वहाँ पे पूजा होती थी, वो पूजा के लिए स्थान थे, जबकि विहार बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान थे। देखिए रहने को बोलते हैं ना, विहार करना ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो निवास स्थान को बोलते थे विहार और पूजा स्थल को चैत्य, ये ध्यान रखिए। तो एक दो दोनों ही गलत थे। पश्चिम भारत में बहुत सी गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी उसके बाद की बताई जाती हैं। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना लकड़ी, सॉरी, लकड़ी का, जिस कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडी वाइट। थोड़ा सा अगर गलत हो क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है लिखा हुआ, जैसा कि कोंडी वाइट में देखा गया है, सभी चैत्य गुफाओं के पीछे की ओर स्तूप होना एक आम बात है। तो चैत्य गुफाओं के पीछे की ओर स्तूप होता था, ठीक है, एक आम बात थी, तो तीसरा सही है। तो 24 का हमारा सी सही है, पहला दूसरा गलत से तीसरा ही सही है। अब 25 देखते हैं। होरी, कजरी और सोहर निम्नलिखित राज्यों में से किसकी क्षेत्रीय लोकगीत परंपरा है? ए बिहार की, बी छत्तीसगढ़ की, सी उत्तर प्रदेश की, डी मध्य प्रदेश की, बताइए। 25 का देखिए सी सही है। होरी, कजरी और सोहर उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ये जो है होरी, कजरी और सोहर ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, याद रखिए उत्तर प्रदेश के। तो सी सही है। रसिया गीत, रसिया गीत गाने की समृद्ध परंपरा ब्रज में विकसित हुई। ब्रज अनादिकाल से भगवान कृष्ण की आकर्षक लीलाओं की पवित्र भूमि है, ठीक है। तो ब्रज में होता है रसिया गीत। ये किसी विशेष त्योहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन के ताने बाने में बारीकी से बुने हुए हैं और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से निकटता से जुड़े हुए हैं। रसिया शब्द रस भाव शब्द से बना है, क्योंकि रसिया का अर्थ है रस या भावों से भरा होना, ठीक है। आला उत्तर प्रदेश, आला जो है वो उत्तर प्रदेश का है। आला बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गाथा गीत है जिसमें महोबा के राजा परमार की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों आला और उदल की वीर गाथाओं का वर्णन किया जाता है इसमें। यह बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय गीत है जो देश के अन्य स्थानों पर भी लोकप्रिय है, ठीक है। आला सामंती शौर्य की कथाओं से परिपूर्ण है, इसलिए यह आम आदमी को आकर्षित करता है। यह उस समय प्रचलित नैतिकता, शिष्टता और कुलीनता के उच्च सिद्धांतों को रेखांकित करता है। होरी जो है वो भी उत्तर प्रदेश का है। होरी का इतिहास, इसका विकास और इसकी परंपरा काफ़ी प्राचीन है। ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है होरी, ठीक है। होरी गायन मूल रूप से होली के त्योहार से जुड़ा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है। सोहर जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर भारत में जब किसी परिवार में पुत्र पैदा होता है तो सोहर गीत गाने की एक परंपरा है, जब पुत्र होता है तब गाते हैं। इसने मुस्लिम संस्कृति को भी प्रभावित किया और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में सोहर गीत का एक रूप प्रचलित हुआ है। सोहर गीत दो संस्कृतियों के मिश्रण की ओर सुस्पष्ट संकेत देते हैं। कजरी है वो भी उत्तर प्रदेश का है। कजरी लोकगीत है जिसे उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। कजरी जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। भाद्रपद मास के द्वितीय भाग के तीसरे दिन महिलाएं अर्धव्रत में नृत्य करते हुए रात भर कजरी गीत गाती हैं। तो 25 का हमारा सी सही है, उत्तर प्रदेश। अब 26 देखते हैं। सूफीवाद और उससे संबंधित प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सूफी ऐसे संत हैं जिन्होंने खलीफा की शक्तियों का प्रसार करने के लिए विश्व भर में यात्रा की। दूसरा, ये आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और सूफी खानकाहों में रहने वालों के बीच के संबंध के साथ ही शेख और जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमाएं भी निर्धारित करते थे। तीसरा, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी कुछ ऐसे सूफी संतों में से हैं जिन्होंने सभी शरिया कानूनों को संकलित किया और अपने अनुयायियों में इसका प्रचार प्रसार किया। तो कौन सा सही है? ए केवल 1-2, बी केवल 2, सी केवल 1-3, डी केवल 2-3। 26 का हमारा बी सही है। देखिए, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खलीफा की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध धार्मिक व्यक्तियों के एक समूह का रहस्यवाद और वैराग की ओर झुकाव बढ़ गया। इन्हें सूफी कहा गया, ठीक है। तो इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में क्या था? धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में जो खलीफा थे उनकी शक्ति के विरुद्ध, उनकी बढ़ती शक्ति के विरुद्ध धार्मिक व्यक्तियों का एक समूह था, ठीक है, जो रहस्यवाद और वैराग की ओर झुक गया, जिसे सूफी कहते थे। इन लोगों ने खलीफा की रूढ़िवादी परिभाषिक शब्दावली और कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, ठीक है। तो कथन एक सही नहीं है। सूफियों ने धर्मशाला और खानका फारसी शब्द के आसपास स्वयं की समुदायों के रूप में संगठित करना, स्वयं को समुदायों के रूप में संगठित करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। जिनकी देखरेख एक शेख, अरबी में पीर, एक मुर्शीद फारसी के
द्वारा की जाती थी। ये मुरीदों अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिसों खलीफा को नियुक्त करते थे। ये सूफी आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और खानकाहों में रहने वालों के बीच के संबंधों के साथ ही शेख और जनसमान के बीच के रिश्तों की सीमाएं भी निर्धारित करते थे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन शुरू किए। कई लोगों ने खानका का तिरस्कार करके रहस्यवादी और फकीरी जीवन को अपना लिया। उन्होंने अनुष्ठानों को त्याग दिया और परम वैराग्य का अभ्यास किया। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी ऐसे ही कुछ सूफियों में से हैं। शरिया की उद्देश्यपूर्ण अवहेला करने के कारण उन्हें प्राय बेशरिया कहा जाता था, इसलिए जबकि इसके विपरीत शरिया का पालन करने वाले सूफियों को बाशरिया कहा जाता था। ठीक है, शरिया की अवहेलना करने के कारण क्या कहते थे? बेशरिया। इसके विपरीत शरिया का पालन करने वाले सूफियों को बाशरिया कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो 26 का हमारा बी सही है, केवल 2 सही है। 27 देखते हैं। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस काल के दौरान लोग लेखन की कला से अवगत थे और एक चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। दूसरा, ताम्र पाषाण कला के लोग चावल और गेहूं की खेती करते थे। तीसरा, इस काल के दौरान लोगों द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया जाता था। तो बताएं कौन सा सही है? ए 1-3, बी केवल 2, सी केवल 2-3, डी 1-2-3। तो 27 का सी सही है। नवपाषाण काल के बाद भारत के विभिन्न भागों में ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल के बाद आया ताम्र पाषाण काल। इस दौरान लोगों द्वारा प्रथम बार धातु तांबे का प्रयोग किया गया। तो लोगों ने फर्स्ट टाइम जो धातु थी तांबे, उसका प्रयोग किया, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। हालांकि इस काल के दौरान लोग लेखन कला से अवगत नहीं थे और चित्रात्मक लिपि के भी कोई साक्ष्य नहीं है। पर लोगों को मतलब इस समय वो लिखना नहीं जानते थे। चित्रात्मक लिपि का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। ताम्रपाषाण काल के लोगों को नवपाषाण संस्कृति के लोगों की तुलना में कृषि का बेहतर ज्ञान था और अतः इस काल में वो पूर्ववर्ती संस्कृतियों की तुलना में कहीं अधिक फसलों की खेती की जाती थी। विशेष रूप से उनके द्वारा पश्चिम भारत में जौ, गेहूं और मसूर की खेती की जाती थी तथा दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल की खेती की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ इस टाइम पे ये लोग खेती करते थे। अनाज संबंधी खाद्य पदार्थों के साथ ही मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरक आहार थे। तो 27 का सी सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला नहीं है। अब 28 देखते हैं। दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सातवाहन राजा धार्मिक पुण्य प्राप्त करने हेतु बौद्धों और ब्राह्मणों को कर्मयुक्त भूमि प्रदान करने वाले प्रथम शासक थे। दूसरा, सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। तीसरा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मौर्योत्तर काल में कर्ण वंश को पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो इसमें से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2-3, डी 1-2-3। 28 का ए सही है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य में सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख रूप से उभरा। सातवाहन शासकों में सबसे महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पहली शताब्दी को माना जाता है। तो सबसे महान शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। पश्चिम भारत के शक शासक नेपाल को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का श्रेय उसे ही दिया जाता है। ठीक है, तो शक शासक जो था नेपाल, उसको पराजित करके सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, साथ साथ से याद रखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कहा जाता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला था। सातवाहनों की राजधानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन में थी। तीसरी शताब्दी ईस्वी के पहले चतुर्भाग में सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया और सातवाहन राजाओं के स्थान पर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन स्थापित हो गया। सातवाहन समाज, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन मूल रूप से दक्कन क्षेत्र के जनजातीय लोग थे। वो दक्कन क्षेत्र के मूल रूप से जनजातीय लोग थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण होने का दावा किया। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया और विचित्र होती हुई चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का दावा किया। मतलब उन्होंने बोला कि हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके विभिन्न सामाजिक व्यवस्था के लोगों के बीच वर्ण संकर, वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को समाप्त कर दिया है। उनने वर्ण व्यवस्था अर्थात सामाजिक संरचना के चातुर्वर्ण विभाजन को बनाए रखना अपना प्राथमिक कर्तव्य माना। तो उनने इस विभाजन को बनाए रखना उनका अपना कर्तव्य माना। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा देशी जनजातीय लोगों को निरंतर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देकर पश्चिमी दक्कन में जनजातीय लोगों के बीच बसने के लिए प्रेरित किया गया। इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करता था, और क्योंकि आरंभिक बौद्ध गुफाएं व्यापारिक मार्गों पर ही मिली हैं। भारतीय इतिहासकार में सातवाहन ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि प्रदान की।
कर्मक भूमि का अनुदान दिया। तो इन्होंने क्या है, ब्राह्मणों और बौद्धों को करमुक्त भूमि दी। कालांतर में यह प्रथा और अधिक प्रचलित हो गई। तो 28 का हमारा यहाँ पर केवल ए सही है, ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है, केवल एक सही है। अब 29 देखते हैं। संगम ग्रंथों और उनके विषयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक संगम ग्रंथ विषय, एक तोलकापियम दार्शनिक विचार और सुक्तियाँ, दूसरा तिरुकुरल व्याकरण और काव्य, तीसरा मणिमेखलई कोवलम और माधवी की पुत्री के साहसिक कार्य। बताइए कौन सा सही है। ए केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। 29 का हमारा सी सही है। अनेक संगम ग्रंथों जिनमें उपदेशात्मक ग्रंथ भी शामिल है, प्राकृत या संस्कृत जानने वाले ब्राह्मण विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, उपदेशात्मक ग्रंथों में ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों का प्रतिबिंब मिलता है, और उनमें न केवल राजा उनके दरबार के लिए बल्कि विभिन्न सामाजिक समूह और व्यावसायिक वर्गों के लिए भी आचार नियम निर्धारित किए गए हैं। ये श्रेणियाँ ईसा की 4वीं सदी के बाद ही संभव हुई होंगी, जब पल्लव राजाओं के आश्रय में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि हुई। ग्रंथों में ग्रामदान और राजाओं के सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी उल्लेख है। संगम ग्रंथों के अतिरिक्त तोलकापियम नामक एक अन्य ग्रंथ है जिसका विषय व्याकरण और काव्य से संबंधित है। जो तोलकापियम है, ठीक है, वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ तिरुकुरल है जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। तो तिरुकुरल में क्या है, दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ। इसके अलावा तमिल के 2 प्रसिद्ध जुड़वा महाकाव्य सील पादिकारम और मणिमेखलई है। इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं सदी के आसपास की गई। इनमें पहला महाकाव्य प्रारंभिक तमिल साहित्य की सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है, ठीक है, सील पादिकारम में, जिसमें कोवलम नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके कावेरीपट्टनम की माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। सील पादिकारम का रचयिता संभवतः जैन था और वह तमिल देश के सभी राज्यों को कथा स्थल के रूप में दर्शाने का प्रयास करता है। दूसरा काव्य जो मणिमेखलई है, वो मदुरै के एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखी गई है। इसमें कोवलम और माधवी की पुत्री के साहसिक कार्यों का वर्णन है। ठीक है, हालांकि यह महाकाव्य साहित्यिक कम और धार्मिक अधिक है। दोनों महाकाव्यों की प्रस्तावना में कहा गया है कि दोनों के लेखक ईसा की 2वीं सदी में राज करने वाले चेर राजा सेन गुट्टुवन के मित्र और समकालीन थे। याद रखिए किसके समकालीन थे। तथापि ये दोनों महाकाव्य इतने प्राचीन नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें ईसा की 6वीं सदी तक के तमिलों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का आभास मिलता है। तो 29 का हमारा सी सही है, ठीक है, केवल तीसरा ही सही है। अब 30 देखते हैं। मूर्तिकला की सारनाथ शैली के संदर्भ में आसनस्थ बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन को दर्शाती है। दूसरा, बुद्ध को पद्मासन में सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। तीसरा, कपोलों की गोलाई पहले की मथुरा से प्राप्त हुई और कुषाणकालीन प्रतिमाओं के समान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1 2 3, बी केवल 1, सी केवल 2 3, डी केवल 1 2। 30 का डी सही है। बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, जो सारनाथ से मिली है और अब सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, ये कहाँ पे सारनाथ से मिली है, ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, इसमें बुद्ध को पद्मासन में सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रसंग को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, धर्मचक्र प्रवर्तन को। सिंहासन के नीचे के भाग के केंद्र में एक चक्र पहिया और दोनों ओर एक एक हिरण को शिष्यों के साथ दर्शाया गया है। इस प्रकार यह धर्मचक्र प्रवर्तन की ऐतिहासिक घटना या धर्म के उपदेश का प्रतिनिधित्व करती है। शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा है। बाह्य रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध है। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंगवस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है और एकीकृत आयतन का भाग उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी है। चेहरा गोल है, आंखें आधी बंद है और नीचे का होठ बाहर निकला हुआ है। और कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त हुई पहले वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है। हाथ धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे दिखाए गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है, इस पर 2 कटी रेखाएं जो सिलवटों को दर्शाती हैं। सिंहासन के पृष्ठभाग को एक सकेंद्रित वृत्त में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यधिक अलंकृत दिखाया गया है। प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है और वहाँ कोई साज सज्जा नहीं की गई है। इससे प्रभामंडल देखने में बहुत शक्तिशाली बन गया है। ठीक है, तो 30 का हमारा डी सही है, केवल 1 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 31। भारत में धागा स्ट्रिंग कठपुतली की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है। निम्नलिखित में से कौन से धागा कठपुतली की परंपरा से संबंधित है। ए कठपुतली, बी घुम्बेयट्टा, तीसरा बोम्मालट्टा, चौथा रावण छाया।
तो सही आंसर बताना है ए केवल 1 2, बी केवल 1 2 3, सी केवल 2 3 4, डी केवल 3 4। तो 31 का बी सही है। धागा स्ट्रिंग कठपुतली के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि कठपुतली जो है वो राजस्थान की परंपरा पुतलियों को कठपुतली के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में जो आपने देखा होगा पुतलियों को डांस कराता है वो कठपुतली बोलते हैं। काठ के एक टुकड़े से तराश कर बनाई गई पुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे में बड़ी गुड़िया के समान लगती हैं। तो मतलब उनको अलग अलग कलर के कपड़े पहनाए होते हैं। इनकी वेशभूषा और मुकुट मध्यकालीन राजस्थानी शैली में होते हैं जो आज तक प्रचलित हैं। अत्यंत नाटकीय क्षेत्रीय संगीत कठपुतली नृत्य की संगत करता है। अंडाकार मुख, मछलियों जैसी बड़ी बड़ी आँख, कमानी जैसे भौं, बड़े बड़े होंठ आदि इनके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसके साथ ही ये पुतलियाँ पीछे की ओर लंबा लहंगा पहनती है और इनके पैर नहीं होते हैं। पुतली संचालन अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से उनका संचालन करता है। कुंडेई जो है वो उड़ीसा की होती है। उड़ीसा की धागा पुतली को कुंडेई कहते हैं। ये हल्की लकड़ी से बनी होती है, इसके पैर नहीं होते तथा ये पुछल्ला लहंगा पहने होती हैं। इन पुतलियों में अनेक जोड़े होते हैं, इसलिए अधिक बहुमुखी और स्पष्ट होती है। इसी कारण इनका संचालन सरल होता है। पुतली संचालन साधारणतः एक लकड़ी के तिकोने फ्रेम को पकड़े रहता है, जिस पर संचालन करने के लिए धागे बंधे होते हैं। परंपरागत यात्रा नाटक के अभिनयकर्ताओं के जैसी ही कुंडे की वेशभूषा होती है। क्षेत्र की प्रसिद्ध धुनों से ही संगीत लिया जाता है और कभी कभी ओडिसी नृत्य के संगीत का गहरा प्रभाव दिखता है। तो कुंडे उड़ीसा की है। देखिए जो गोम्बे इट्टा है वो कर्नाटक की है। कर्नाटक की धागा कठपुतली है गोम्बे इट्टा। गोम्बे इट्टा का संबंध कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान से है। इसकी कारण यह उनसे काफ़ी साम्यता रखता है। गोम्बे इट्टा पुतलियों की आकृतियाँ अत्यंत सुसज्जित होती हैं और इनके पैर, कंधे, कोहनी, कुल्ले और घुटने में जोड़ होते हैं। इनका संचालन फ्रेम से बंधे हुए 5 से 7 धागों से होता है। पुतली की कुछ जटिल क्रियाओं का प्रदर्शन 2-3 संचालकों के द्वारा एक साथ संचालन के माध्यम से भी किया जाता है। गुम्बेट्टा में यक्षगान के प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाता है। साथ में बजने वाला संगीत नाटकीय होने के साथ साथ लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का सुंदर समन्वय होता है। जबकि तोगलू गुम्बेट्टा छाया कठपुतली है। देखिए बोमलट्टा वो तमिलनाडु की है। छड़ और धागा कठपुतली की तकनीक तमिलनाडु की बोमलट्टा कठपुतली में एक साथ मिलती है। ये लकड़ी की बनी होती है और संचालन करने वाले धागे एक लोहे के रिंग से बंधे होते हैं, जिसे कठपुतली संचालन मुकुट की तरह अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। इस कुछ पुतलियों की हथेलियां और हाथों में जोड़े होते हैं, जिनका संचालन छड़ों से होता है। बोमलट्टा पुतली आकार में बड़ी और भारी होती है और भारतीय परंपरागत पुतलियों में सबसे सुस्पष्ट होती है। एक पुतली लगभग 4.5 फीट ऊंची होती है, उसका वजन 10 किलो के आसपास होता है। इस नाट्य विधा के प्रारंभिक कार्य विनायक पूजा, कोमली, अमनाट्टम, पुसे नाट्यम आदि 4 भागों में विभक्त रहते हैं। रावण छाया है वो उड़ीसा की है। ये एक छाया कठपुतली है, एक प्रकार की छाया कठपुतली है। उड़ीसा की रावण छाया सभी में अत्यंत नाटकीय होती है। पुतलियाँ एक हरी होती है तथा उनमें कोई जोड़ नहीं होता, क्योंकि ये रंगीन नहीं होती है और इस कारण पर्दे पर उनकी छाया श्वेत श्याम होती है। पुतलियों में जोड़ न होने के कारण उनका संचालन दक्षता से करना पड़ता है। ये पुतलियाँ मृग चर्म की बनी होती है और इनका रूप अत्यंत नाटकीय होता है। मानव एवं पशु चरित्रों के साथ साथ वृक्ष, पर्वत, रथ आदि भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यद्यपि रावण छाया पुतलियों का आकार 2 फीट से बड़ा नहीं होता है और उनमें घुटने भी जोड़ युक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी छाया एकदम लयात्मक एवं संवेदनशील होती है। तो 31 का हमारा बी सही है। 1 2 3 जो है वो धागा कठपुतली है, ठीक है, और चौथी जो है वो हमारी छाया कठपुतली है, ठीक है, रावण छाया। तो 32 देखते हैं। ये P-75 प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है। इसका नाम गहन हिंद महासागर में रहने वाली समुद्री शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। यह एक डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बी है, जिसे शत्रु को युद्ध के दौरान कुछ अवधि के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने, सी डिनायल के साथ साथ शत्रु को किसी क्षेत्र को अधिकृत करने या प्रवेश करने से रोकने एसेक्स डिनायल के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, समुद्री सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी करने सहित नौसैनिक युद्ध से अलग अलग प्रकारों के आक्रामक संचालन कर सकती है। ये सबसे संभावित वर्णन है। किसका है ये? ए INS वागीर का, बी INS वागशीर का, सी INS वेला का, डी INS विक्रम का। देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-75 परियोजना की 6ठी पनडुब्बी वागशीर का जलावतरण किया है, ठीक है। तो P-75 जो परियोजना है उसके तहत जो भारतीय नौसेना है उन्होंने 6ठी पनडुब्बी जो है वागशीर उसको निकाला है, ठीक है। P-75 के तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला को नौसेना को सौंपा जा चुका है।
तो P-75 के तहत ये सब नौसेना को सौंपी जा चुकी है। वागीर के लिए समुद्री परीक्षण जारी है। वागशीर इस श्रृंखला में छठी पनडुब्बी है। इसके निर्माण में महामारी के कारण विलंब हो गया था। वागशीर का नामकरण गहन हिंद महासागरीय जल में पाई जाने वाली एक समुद्री शिकारी मछली सैंड फिश के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण, ठीक है, वागशीर का। रूस से प्राप्त वागशीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को 26 दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे 30 अप्रैल 1997 को में सेवा मुक्त कर दिया गया था। नई वागशीर पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर इसके कमीशन के समय नामित किया जाएगा, ठीक है। वागशीर एक डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बी है। ये क्या है? डीजल अटैक सबमरीन है वागशीर, जिसे शत्रु को युद्ध के दौरान कुछ अवधि के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के साथ साथ शत्रु को किसी क्षेत्र को अधिकृत करने और प्रवेश करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, समुद्री सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी करने सहित नौसैनिक युद्ध के अलग अलग प्रकारों में आक्रामक संचालन कर सकती है। तो 32 का बी सही है, ठीक है। अब देखते हैं 33। मुगल काल के दौरान कृषि भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक शब्द, उसका अर्थ। एक, पोलज, चालू वर्ष में खाली रहने वाली भूमि। दूसरा, बंजर, 2-3 वर्ष से अधिक समय तक खाली रहने वाली भूमि। तीसरा, चंचल, 2-3 वर्ष के लिए खाली रहने वाली भूमि। पड़ती निरंतर खेती की जाने वाली भूमि। तो बताना है कौन से सही है। ए केवल 1-4, बी केवल 1-2, सी केवल 2-3, डी केवल 3-4। देखिए 33 का सी सही है। तृतीय मुगल बादशाह अकबर ने भू राजस्व प्रणाली की स्थापना की, जिसके तहत भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती की निरंतरता को ध्यान में रखा गया, ठीक है। तो जो अकबर थे उन्होंने क्या है, भू राजस्व प्रणाली की स्थापना की थी, ठीक है। तो भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती की निरंतरता को ध्यान में रखा गया, मतलब कि कितनी उसमें खेती की जा रही है। पहला सही सुमेलित नहीं। पोलज का मतलब होता है पूरे साम्राज्य में आदर्श और सर्वोत्तम प्रकार की भूमि होती है। इस भूमि पर सदैव खेती की जाती है और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। पोलज मतलब अच्छी भूमि जिस पर लगातार खेती हो रही है, ठीक है। बंजर, बंजर तो नाम से ही आपको पता होगा, ये सबसे खराब भूमि होती है जिस पर 2 से 3 वर्षों से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। बंजर का मतलब खराब, 2 से 3 वर्ष तक उसमें खेती नहीं हुई है। चचर का मतलब होता है यह एक प्रकार की भूमि थी जिसे 2-3 वर्षों से अधिक के लिए खाली छोड़कर तत्पश्चात इस पर पुनः खेती की जाती थी। तीसरा सही है, दूसरा सही है, मतलब इस पर क्या होता है, 2-3 वर्षों के लिए उसे खाली छोड़कर फिर उस पर खेती करेंगे। पड़ती एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर अपनी खोई हुई उर्वरता को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से खेती रोक दी जाती है। तो मतलब अगर मान लीजिए उसकी उर्वरता कम हो गई है तो उसे थोड़ी टाइम खाली छोड़ देंगे कि उसकी उर्वरता वापस आ जाए। तो आप देख सकते हैं 33 का हमारा सी सही है, दूसरा और तीसरा सही है। 34 देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह संघर्ष प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य हुआ था। दूसरा, तीनों साम्राज्यों ने मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। यह क्षेत्र अत्यधिक संसाधन संपन्न था और इसे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। तो इनमें से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। 34 का ए सही है। देखिए 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की अवधि को 2 भागों अर्थात 750 से 1000 ईस्वी और 1000 से 12000 ईस्वी में विभाजित करके हर्षवर्धन के पश्चात हुए राजनीतिक विकास को सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है। तो इसको बांटा गया है कि मतलब जो हर्षवर्धन था उसके बाद का राजनीतिक विकास को समझने के लिए। प्रथम चरण भारत में 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों के विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। ये शक्तियाँ उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थीं, ठीक है। तो इस समय क्या है, भारत को 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में बांटा गया था। ये शक्तियाँ थी उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल, ठीक है, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। दूसरे चरण में इन शक्तियों के विखंडन और पतन को चिन्हित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो पहले चरण में क्या है, इनका विकास हुआ, ठीक है, और बाद में इनका दूसरे चरण में इनका पतन हुआ और कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन शक्तियों ने उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में स्थित कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंतर आपस में संघर्ष किया। तो ये आपस में क्यों लड़े? कन्नौज पे नियंत्रण के लिए। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु इन 3 राजवंशियों के मध्य होने वाले संघर्ष को भारतीय मध्यकालीन इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो जो इनने लड़ाई लड़ी उसको हम जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से।
कन्नौज पर नियंत्रण में ऊपरी गंगा घाटी एवं व्यापार और कृषि में समृद्ध संसाधनों का नियंत्रण भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए करना चाहते थे कि उस पर नियंत्रण करके जो ऊपरी गंगा घाटी में व्यापार और कृषि के जो समृद्ध संसाधन थे उन पर नियंत्रण किया जा सकता था। प्रतिहार द्वारा पहली बार अपनी राजधानी भीनमाल को स्थापित की गई थी, जिसे नागभट्ट प्रथम के अंतर्गत ख्याति प्राप्त हुई। इसने राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने वाले सिंध के अरब शासकों का दृढ़ प्रतिरोध किया। हालांकि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भोज था। उसने अपने साम्राज्य को पुनः सुदृढ़ किया और लगभग 836 ईस्वी तक कन्नौज पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया, जो लगभग एक शताब्दी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनी रही। तो इस पे पहले क्या प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया। दक्षिण में राष्ट्रकूट 8वीं ईस्वी राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी शोलापुर के पास मान्यखेत अथवा मालखेड़ 3 की राजधानी थी मान्यखेत। इस अवधि में राजा ध्रुव के नियंत्रण में राष्ट्रकूटों ने कन्नौज तत्कालिक शाही शहर को नियंत्रित करने के लिए उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो इन्होंने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। शीघ्र ही दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट शासक ध्रुव इस संघर्ष में शामिल हो गया। इस तरह जो संघर्ष शुरू हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष या 3 शक्तियों के मध्य होने वाले संघर्ष के रूप में जाना जाता है। लगभग 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई। ठीक है, पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल का इस क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को समाप्त करने के लिए क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा शासक के रूप में चुना गया। 770 ईस्वी में गोपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल बना, जिसने 810 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासन कन्नौज और उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया था। तो 34 का हमारा ए सही है। 35 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी मंत्रिमंडल सचिवालय। बताइए। तो 35 का सी सही है। हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गोवा और गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है, उसमें गोवा और गुजरात शीर्ष पे रहे हैं। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। प्रथम राउंड के परिणाम में छोटे राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गोवा शीर्ष पर रहा। छोटे राज्य में गोवा था। आगे बड़े राज्यों में गुजरात अत्यधिक प्रगति करके शीर्ष स्थान पर, केरल दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर था। तो बड़े राज्यों में गुजरात था शीर्ष पर। इस सूचकांक के प्रथम राउंड में वर्ष 2019-2020 के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को 6 मापदंडों में रैंक दिया गया, जहां गोवा ने 51.4 का समग्र स्कोर अर्जित किया। गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली का स्कोर उच्चतम रहा। तो 35 का हमारा सी सही है। अब 36 देखते हैं। संगम युग की सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चोलों और पांड्यों दोनों के अधीन नागरिक और सैन्य पर धनी किसानों वेल्लाल द्वारा धारण किए जाते थे। जो सैन्य पद थे वो धनी किसानों द्वारा धारण किए जाते थे। दूसरा, पेरियार कृषक मजदूर थे जो पशु चर्म से संबंधित कार्य करते थे और उनका इस्तेमाल चटाई के रूप में करते थे। तीसरा, इस काल में स्पष्ट सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी। तो बताना है कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 2, सी केवल 2 3, डी 1 2 3। 36 का यहाँ हमारा डी सही है। सामाजिक वर्गों का उदय, व्यापार, युद्ध से प्राप्त लूट और कृषि उपज से होने वाली आय ने राजा को पेशेवर योद्धाओं के समूह को बनाए रखने और बड़े पैमाने पर चारणों, कवियों, ब्राह्मणों को भुगतान करने में सक्षम बनाया। तमिल भूमि पर ब्राह्मणों का आविर्भाव सर्वप्रथम संगम युग में हुआ। ठीक है, तो जो तमिल भूमि थी उस पर ब्राह्मणों का आविर्भाव संगम युग में हुआ। ब्राह्मणों को कभी क्षति न पहुंचाने वाले शासक को एक आदर्श राजा माना जाता था। कई ब्राह्मण कवियों के रूप में कार्य करते थे और इस भूमिका में उन्हें राजा द्वारा उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाता था। कहा जाता है कि करिकाल ने एक कवि को 16 लाख सोने की मुद्रा दी थी, लेकिन यह एक अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। कवियों चारणों को स्वर्ण के अतिरिक्त नगद, भूमि, रथ, घोड़े और हाथी के रूप में भी दान दिया जाता था। तमिल ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करते थे। संगम ग्रंथों में क्षत्रिय और वैश्य नियमित वर्णों के रूप में परिलक्षित होते हैं। राज्य और समाज में योद्धावारी एक महत्वपूर्ण अंग था। एक औपचारिक समारोह में थल सेना के सेनापति को इनादी की उपाधि दी जाती थी। जो थल सेना का सेनापति था उसको इनादी की उपाधि देते थे। हालांकि वैश्यों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती। नागरिक और सैन्य पद चोल और पांड्य दोनों के अधीन धनी किसान वेल्लाल द्वारा धारण किए जाते थे। जो धनी किसान था उनको बोलते थे वेल्लाल। ठीक है, शब्द याद रखिए।
जो नागरिक और सैन्य पद थे वो चोल और पांड्य दोनों के अधीन, मतलब किसे, जो धनी किसान थे वेलाल, वो उन्हें देते थे। शासक वर्ग को अरसार कहा जाता था। जो शासक वर्ग था उसको कहते थे अरसार, और शासक वर्ग के सदस्यों के वेलाल के साथ वैवाहिक संबंध होते थे। जो अरसार था शासक वर्ग, उसके वेलाल जो धनी किसान थे उनके साथ वैवाहिक संबंध होते थे। वेलाल चतुर जाति शूद्र से संबंधित थे। जो वेलाल थे वो शूद्र थे, उनके पास भूमि का बृहद भाग उपलब्ध था, अतः इन्होंने धनी और निर्धन वर्ग में विभाजित कृषक वर्ग का गठन किया। धनी वर्ग स्वयं भूमि की जुताई नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए वे मजदूर रखते थे। कृषि कार्य समानता निम्नतम वर्ग कडेसियार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। जो निम्नतम वर्ग था उसे कडेसियार बोलते थे, जिनकी स्थिति दासों से बहुत कम भिन्न प्रतीत होती है। कुछ कारीगरों को खेतिहर मजदूरों से भिन्न नहीं माना जाता था। पेरियार खेतीहर मजदूर थे। पेरियार कौन थे? जो खेतीहर मजदूर थे उनको बोलते थे, जो पशु श्रम से संबंधित कार्य करते थे। उनका इस्तेमाल चटाई के रूप में करते थे। कई बहिष्कृत और जंगली जनजातियां अत्यधिक निर्धनता से ग्रस्त थी और निर्वाहक जीवन व्यतीत करती थी। संगम युग में तीव्र सामाजिक असमानता विद्यमान थी। धनी लोग ईंट और गारे से निर्मित पक्के घरों में रहते थे और निर्धन झोपड़ी और छोटे घरों में रहते थे। नगरों में धनी व्यापारी अपने घरों की ऊपरी मंजिल में रहते थे। हालांकि स्पष्ट नहीं कि सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने के लिए परंपरा और धर्म का प्रयोग होता था अथवा नहीं। इस युग में ब्राह्मणों और शासक जाति के उद्भव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि परवर्ती संगम काल में दिखाई देने वाले तीव्र जाति भेद पारंपरिक संगम काल में विद्यमान नहीं थे। प्रारंभिक संगम काल में विद्यमान नहीं थे, मतलब बाद में संगम काल में जो जाति भेद दिख रहा है वो स्टार्टिंग में नहीं था। 36 का तो हमारा डी सही है, तीनों ही सही है। अब 37 देखते हैं। चित्रकला की पहाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का सर्वप्रथम केंद्र बशौली था। दूसरा, कांगड़ा शैली गुलेल शैली से विकसित हुई है। तो कौन सा सही है बताना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 37 का हमारा सी सही है। पहाड़ी क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ निकटवर्ती क्षेत्र, जम्मू कश्मीर संघराज क्षेत्र का जम्मू क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में गढ़वाल शामिल है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। समूचे क्षेत्र को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। इन राज्यों पर राजपूत राजकुमारों का शासन था, जो प्रायः कल्याणकारी कार्यों में व्यापक योगदान देते थे। तो इन राज्यों पर जो राजपूत राजकुमार थे उनका शासन था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक ये राज्य महान कलात्मक क्रियाकलापों के केंद्र थे। देखिए, बशौली पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बशौली था। बशौली क्या था? जो पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला थी उसका प्रारंभिक केंद्र था। यहाँ राजा कृपाल पाल के संरक्षणाधीन देवीदास नामक एक कलाकार था। इन्होंने 1694 ईस्वी में रसमंजरी चित्रों के रूप में लघु चित्रकला का निष्पादन किया था। तो राजा कृपाल पाल के संरक्षणाधीन जो देवीदास था उसने क्या है, रसमंजरी चित्रों के रूप में एक लघु चित्रकला का निष्पादन किया था। ठीक है, रसमंजरी बनाए थे चित्र। 1730 ईस्वी में कलाकार मनुक द्वारा चित्रित की गई गीत गोविंद की एक श्रृंखला का एक सचित्र उदाहरण बशौली शैली के विकास को दर्शाता है। तो कलाकार जो था मनकू, उसने क्या है, गीत गोविंद की एक श्रृंखला का एक सचित्र उदाहरण बशौली शैली के विकास को हमें दर्शाता है। कालांतर में मुखाकृति शैली में एक परिवर्तन हुआ। इस समय इसमें कुछ भारी आकृतियों को शामिल किया गया, साथ ही वृक्षों के रूप में भी परिवर्तन आया, जिसमें कुछ कुछ प्राकृतिक विशेषता को अपना लिया है। ऐसा मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण हो सकता है। बशौली शैली के प्रभावशाली और विषम वर्णों के प्रयोग, एक वर्णीय पृष्ठभूमि, बड़ी बड़ी आंखें, मोटा और ठोस आरेखन, आभूषणों में हीरो को दिखाने के लिए बाहर निकले हुए पंखों के प्रयोग, संकीर्ण आकाश, लाल किनारा जैसी समान विशेषताएं इस लघु चित्रकला में भी परिलक्षित होती है। कांगड़ा, देखिए, गुलेर शैली के पश्चात कांगड़ा शैली सामान्य शैली नामक एक अन्य चित्रकला शैली का उद्भव 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुआ, जो पहाड़ी चित्रकला के तृतीय चरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो गुलेर शैली के बाद कांगड़ा शैली का उद्भव हुआ। ठीक है, जो पहाड़ी चित्रकला के थर्ड चरण का प्रतिनिधित्व करती है। कांगड़ा शैली का विकास गुलेर शैली से हुआ था। जो कांगड़ा शैली थी उसका विकास गुलेर शैली से हुआ था। इसमें गुलेर शैली के आरेखन में कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता जैसी प्रमुख विशेषताएं निहित है। चित्रकला के समूह को कांगड़ा शैली का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कांगड़ा के राजा संसार चंद की प्रतिकृति की शैली के समान है। इसको कांगड़ा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, उनकी प्रतिकृति की शैली के समान है। इस चित्रकलाओं में पार्शिका में महिलाओं के चेहरों पर नाक लगभग माथे की सीध में है, नेत्र लंबे और तिरछे हैं और ठुड्डी नुकीली है, तथापि आकृतियों का कोई प्रतिरूपण नहीं है और बालों को एक सपाट समूह माना गया है।
कांगड़ा शैली कांगड़ा, गुलेल, बशौली, चंबा, जम्मू, नूरपुर, गढ़वाल आदि विभिन्न स्थानों पर विकसित होती रही। कांगड़ा शैली की कलाओं का श्रेय मुख्य रूप से नैनसुख परिवार को दिया जाता है। तो 37 का हमारा सी सही है, दोनों ही सेफ। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? एक तोसली, दूसरा उज्जैनी, तीसरा मानेकशॉ, चौथा तक्षशिला, पांचवा सुवर्णगिरी। तो बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1 3 4, बी केवल 2 5, सी 1 2 3 1 2 4 5, डी 1 2 3 4 5 बताना है। 38 का देखिए सी सही है। रौर्य पता नहीं, साम्राज्य का विस्तार, अरे सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है सॉरी। मैं वही सोची थी लिखा क्या है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र पर था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो बता रही हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका विस्तार भारतीय जो उपमहाद्वीप के उसके विशाल क्षेत्र पर था। ये वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से लेकर भारत के आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अशोक के लेखों से मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख है। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें जो देखिए ये थोड़ा सा गलत सा लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग क्या मतलब क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, शिलालेखों से मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख है, इसमें एक पाटलिपुत्र की है, ठीक है, जो उनकी राजधानी थी। दूसरा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, ठीक है, प्रांतीय केंद्र, राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण सबसे अधिक था। ठीक है, राज्य उसका राजधानी थी और जो उसके प्रांतीय क्षेत्र थे, प्रांतीय केंद्र थे, उनके आसपास के क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन नियंत्रण था वो सबसे अधिक मजबूत था। प्रांतीय केंद्रों को सावधानीपूर्वक चुना जाता था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। ठीक है, जो तक्षशिला और उज्जैनी थे वो क्या थे? महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। जबकि सुवर्णगिरी इसका मतलब है स्वर्ण पर्वत। ठीक है, कर्नाटक की सुवर्ण एक सेकेंड, देखिए जो सुवर्णगिरी था उसका मतलब शाब्दिक अर्थ हो गया स्वर्ण पर्वत। ये कर्नाटक की जो स्वर्ण खदानें थी उनके दोहन के लिए महत्वपूर्ण था। कर्नाटक में अवस्थित रानीखेत नगर राजपूत शासकों की राजधानी थी। ठीक है, जो रानीखेत था, रानीखेत ही लिखा होगा ये, ठीक है, राजपूत शासकों की राजधानी थी। इसका विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। इस प्रकार रानीखेत मौर्यों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था। सॉरी वेरी सॉरी, एक मान्यखेत है नॉट रानीखेत, वो आर से लिखा था तो मेरे को लगा वो होगा, बट मुझे गलत भी लग रहा था। कर्नाटक में अवस्थित मान्यखेत नगर राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी था। मान्यखेत, इसका विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। इस प्रकार मान्यखेत मौर्यों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था, ये लिखा है। इस तरह 38 का हमारा सी सही है। तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरी मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, अब 39 देखते हैं। हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो 39 का डी सही है। पंचायत शब्द 2 शब्द पंच और आयत के मेल से बना है। पंच शब्द का अर्थ 5 और आयत का अर्थ सभा होता है, इसलिए पंचायत को 5 सदस्यों की सभा कहा जाता है, जो स्थानीय समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और निचले स्तर पर विवादों का समाधान करते हैं। संविधान का जो 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो जो ये मतलब आपको बताया कि जो ये था मतलब पंचायती राज, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, 1992 के तहत, और अधिनियम 24 अप्रैल, ठीक है, जो हमारा 1993 को लागू हुआ। तो अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्यों के परामर्श से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इस समारोह का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो उसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय करता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 से मनाया जाता है। वर्ष 1959 में राजस्थान इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ। इस प्रणाली का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
तो 39 का हमारा डी सही है। अब 40 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दूसरा, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासन के दौरान हुआ। तीसरा, उत्तर भारत में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इनमें से कौन सा सही है? ए केवल 1-2, बी केवल 2-3, सी केवल 3, डी 1-2-3। 40 का हमारा डी सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 से 324 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को अपदस्थ करके की गई थी। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, 321 से 324 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को हटा के की थी। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के साथ साथ गंगा के मैदानों, पश्चिम भारत और दक्कन पर नियंत्रण स्थापित किया था। सुदर्शन झील का संबंध मौर्य काल से है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख जो है 150 ईस्वी में उल्लेख किया गया है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के पूर्व में सुदर्शन झील के रूप में एक जलाशय का निर्माण प्रारंभ किया गया। ठीक है, किस समय? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय। अशोक के शासनकाल के दौरान इसके पूरा होने और दूसरी शताब्दी में इसकी मरम्मत किए जाने का उल्लेख है। अशोक के काल में ये पूरा हुआ। अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का तीव्र गति से पतन हुआ। मौर्य वंश का अंत उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो 40 का हमारा डी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक है, अब हम बाकी के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।